मौत का सौदागर वाली बात हो या नीच वाला बयान हो, वो गुजरात में तो चल गया था। गुजरात में तो उसे बीजेपी ने भुनाने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन मुझे लगता है ये पॉलिटिकल बयानबाज़ी से ज़्यादा नहीं था, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर मणिशंकर अय्यर का बयान नहीं आता, तो बीजेपी अ, हार जाती या बीजेपी को इस बयान ने बचा लिया। इसी तरह मौत का सौदागर वाला बयान अगर सोनिया गांधी नहीं देती, तो क्या कांग्रेस चुनाव उस समय जीत जाती? मुझे नहीं लगता। लेकिन सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि इस बार जो बड़ा ख़ास ये हुआ है कि कांग्रेस ने मोदी के मुकाबले प्रियंका गांधी को ऐसा लगता है उतार दिया है और प्रियंका गांधी जवाब दे रही है। और वो सांप के मुद्दे को ऐसा लग रहा था कि बीजे कांग्रेस बैकफुट पर आ जाएगी, लेकिन बैकफुट पर तो है कांग्रेस, लेकिन हमले भी कर रही है। उसको वो क्राई पीएम से जोड़ दिया है, फिर ऐसे पीएम से जोड़ दिया है, जो आप लोगों की व्यथा नहीं सुनता, अपनी कथा सुनाने लगता है और अ, इस तरह का राहुल गांधी गोली की बात करते हैं, गोली खाने के लिए तैयार हैं और यहाँ गाली की बात है। हम पर जो हमले हुए, हम तो किताब पर किताब लिख दें, तो इस ढंग से वो काउंटर करने की कोशिश कांग्रेस ने इस हिसाब से की है। दूसरा एक खास बात ये है इन चुनाव में मुझे लगता है कि मोदी जो डबल इंजन की बात करते हैं, ये दोनों इंजन पटरी से उतर गए लगते हैं। और जो थोड़ा बहुत मुझे शक था, वो आज शक बीजेपी ने जो घोषणा पत्र जारी किया, उससे साफ हो गया है। अगर डबल इंजन था, डबल इंजन 4 साल से था, विकास कर रहा था, लोगों की ज़िंदगी सुधार रहा था, तो बीपीएल परिवारों को आधा लीटर नंदिनी दूध देने की क्या ज़रूरत है? अगर सब कुछ ठीक था, तो 5 किलो अन्न श्री योजना के तहत अतिरिक्त रूप से अनाज देने की क्या ज़रूरत है? अगर सब कुछ ठीक है, तो 10 लाख घर ग्रामीण इलाकों में बनाए जाने की क्या ज़रूरत है? अगर सब कुछ ठीक है, तो और जो रेवड़ियाँ बाँटी गई है, जिनके लिए मोदी जी मज़ाक करते थे, एक तरह से कि केजरीवाल और कांग्रेस का नाम लिए बिना कि ये लोग रेवड़ियाँ बाँटते हैं, तो आप खुद क्या बाँट रहे हैं? आप भी रेवड़ियों पर रेवड़ियाँ बाँट रहे हैं और क्यों मजबूर हुए हैं इसके लिए? तो ये एक कुछ बड़े सवाल उठते हैं और फिर बची कुछ जो रहा वो अ, हिंदू-मुसलमान करने के लिए कि कोस्टल कर्नाटक में बीजेपी अच्छा कर रही है, ऐसा एक आध सर्वे बता रहे हैं। तो बीजेपी को लग रहा है कि शायद कोस्टल कर्नाटक में हम अच्छा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ हिंदू-मुस्लिम हो रहा है, वहाँ संघ काम करता रहा है, वहाँ श्री राम सेना काम करती रही है, तो पूरे कर्नाटक में इसका फैलाव किया जा सकता है। इसीलिए यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है। मोटे तौर पर बीजेपी की स्ट्रैटेजी ये है कि उत्तराखंड की सरकार जो यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड का जो एक बिल लाने वाली है, जो रिपोर्ट उनके अगले 2 महीने में आ जाएगी, उसको पूरे देश भर में जहाँ-जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं, वो उसको लागू कर देंगी। ऐसा मोटा-मोटा बीजेपी का गेम प्लान इस मामले में चल रहा है। हालाँकि लॉ कमीशन ने, जो पिछला लॉ कमीशन था, उसने कहा था कि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड ना तो वांछनीय है और ना ही ज़रूरी है। उसको डिज़ायरेबल नहीं बताया था। लेकिन बीजेपी को लगता है कि अब ये आखिरी तुरुप का पत्ता इसी रूप में चल सकता है और यही आज़मा के देखते हैं। तो मुझे कुल मिला के पता नहीं क्यों लगता है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी का पूरा कर्नाटक का जो गेम प्लान है, वो पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। वो पटरी से उतर गया है और वो बीजेपी कांग्रेस के पीछे-पीछे भाग रही है। कांग्रेस एजेंडा सेट कर रही है और बीजेपी उसको फॉलो कर रही है और अगले 8 दिनों में ऐसा क्या चमत्कारिक ढंग से चीज़ें बदल जाएँगी, ये मेरी समझ से परे है। लेकिन यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड की चर्चा कर शुरू करना यहाँ पे और फिर उसको डेफ़िनेटली वो एक परसेप्शन में जाएगा। लेकिन क्या आपको लग रहा है भैया जी लोगों तक ये बात उस लेवल पर पहुँच भी पाएगी यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड की, ख़ास तौर से कर्नाटक में असर करेगी? देखिए, कर्नाटक में वैसे भी जो हिंदू-मुसलमान वाले मामले हैं, वो कोस्टल कर्नाटक या 1-2 कुछ इलाकों को छोड़कर बाकी जगह चलते नहीं हैं। ये बात तो येदियुरप्पा ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में भी साफ कर दी थी कि ये हलाल है, ये हिजाब है, ये मुद्दे हम लोग उठाते नहीं हैं, ये उठाने भी नहीं चाहिए, ये विधानसभा चुनाव के विषय नहीं है। एन रवि कुमार जो बीजेपी के प्रभारी महासचिव हैं, उन्होंने भी ये बात कही थी कि जनता पर छोड़ देना चाहिए, जनता अपने हिसाब से और सोशल अवेयरनेस पैदा की जाए इन इश्यू को लेकर और ये विधानसभा के इश्यू नहीं है। तो कुल मिलाकर येदियुरप्पा जैसा समझदार आदमी अगर ये बात कह रहा है तो कुछ सोच समझ कर रहा होगा। और जहाँ तक यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड की बात है तो गुजरात में भी चुनावी घोषणा पत्र जिसे बीजेपी संकल्प पत्र कहती है, उसमें उन्होंने यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड की बात कही थी। अब एक चीज़ मेरी समझ में नहीं आती कि
विपक्षी पार्टियां यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चुनौती क्यों नहीं देती? क्यों नहीं कहती कि हाँ लाइए यूनिफॉर्म सिविल कोड, ड्राफ्ट तो लाइए। ड्राफ्ट में हम देखते तो हैं कि आपके पास क्या-क्या आप ड्राफ्ट में देने जा रहे हैं। अब उत्तराखंड का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड में लव जिहाद भी जोड़ दिया है, लिव इन रिलेशनशिप भी जोड़ दिया है। इसका तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से लेना-देना नहीं है। वो तो सिर्फ शादी के मामला, तलाक का मामला, उत्तराधिकार का मामला और गोद लेने के मामले तक सीमित है, कुल मिलाकर। फिर इससे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट का क्या होगा? जिसके तहत आज की तारीख में भी जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट के तहत लोग इनकम टैक्स में रिलीफ लेते हैं। परिवार की एक संपत्ति बता देते हैं, अलग-अलग रहते हैं लेकिन एक साथ रहना बता देते हैं और इनकम टैक्स में उनको करोड़ों रुपया का फ़ायदा मिलता है। दूसरा ये जो आदिवासियों के लिए नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में ये बहुत सारी अलग-अलग संविधान के तहत जो अनुच्छेद हैं और शेड्यूल्स हैं, उसके तहत बहुत सी रियायतें दी हुई हैं। बहुत सी उनको खास रियायतें दी हुई हैं, वो सारी रियायतें बंद हो जाएँगी। ऐसा क्या हिंदुस्तान में संभव है? बड़े-बड़े जानकार कह चुके हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड चरणों में लाइए। पहले शादी के मामले में लाइए, फिर तलाक के मामले में लाइए, फिर उत्तराधिकार के मामले में लाइए, फिर गोद लेने के मामले में लाइए। एक साथ लाना बहुत मुश्किल है और ये संभव भी नहीं है और ये बीजेपी भी जानती है। जैसा एनआरसी का भी वादा कर दिया। अरे भई दिल्ली में तो आप एनआरसी लागू नहीं कर पाए जहाँ पर शाहीन बाग को लेकर इतना प्रोटेस्ट हुआ। आप तो एनआरसी का कानून को ये गजट के अंदर आए हुए 2.5-3 साल हो गए। अभी तक उसके नियम नहीं बना पाए आप। एनआरसी को लेकर तो नियम तक नहीं बने। इससे पता लगता है कि कितना बड़ा ढकोसला है ये तमाम चीजें। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही कि विपक्ष जो है वो उस पर रिएक्ट क्यों नहीं करता है, खासतौर से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। अनिल जी, यहाँ पर आपको लगता है कि विपक्ष बार-बार वही अपनी एक जो प्लानिंग है, वो बहुत देर से कर रहा है यहाँ पर। जैसे कि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, हम सबने देखा कि कितना ईज़ी केक था सिचुएशन जो उस वक़्त थी। लेकिन विपक्ष की तरफ से अंतिम चरण में ही एक्टिव होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें, प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, आप मैदान में जितनी देर से उतरेंगे, उतनी देर से उसके दाँव समझ पाएँगे। इसी तरह से यहाँ पर भी ये सिचुएशन दिखाई देती है। तो या तो एनर्जी का कहीं पर प्रॉब्लम है, डाइवर्जन हो जा रहा है, या स्ट्रैटेजी मेकिंग में कहीं पर कमी है इस तरह से। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी ने जो प्लानिंग्स की हैं वो अचानक रातों-रात की हैं, वो पहले से तैयारी करके रखे हुए हैं। तो इस वाली उनकी आदत को टक्कर देना भी तो एक बड़ी बात रहेगी। तो क्या कर्नाटक में ये टक्कर हो पाएगी इस बार? विनीता जी, देखिए कर्नाटक में जो पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार भी बहुमत प्राप्त नहीं किया था। वो पिछले दरवाजे से सरकार बनाई थी। 104 सीटें आई थी, 112-13 पे बहुमत होता है। और जो सरकार जिस हिसाब से चली है, तो कर्नाटक में बीजेपी के जो समर्थक लोग भी हैं, उनसे जब रिपोर्टर जाकर के उनसे पूछ रहे हैं तो वो उसका बचाव नहीं कर पा रहे। और कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का एक खुला पत्र प्रधानमंत्री के नाम, आप ये ध्यान रखिए कि जो सरकारी ठेकेदार होते हैं वो सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते, क्योंकि उनको सरकार से ही काम करना होता है। तो कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का एक खुला पत्र प्रधानमंत्री जी के नाम के 40% कमीशन लिया जाता है, एक बहुत बड़ी चीज है। और जिस तरह का भ्रष्ट शासन ये चला और उसके बाद जिस तरह का कैंपेन कांग्रेस ने चलाया है, मैं पहली बार कई वर्षों में देख रहा हूं कि कांग्रेस का जो कैंपेन है वो बहुत अच्छा चल रहा है। एक तो जो लोकल लीडरशिप है, चाहे खड़गे साहब हो, डीके शिव कुमार हो, सिद्धारमैया जी हो, लोकल लीडरशिप में एक टीम वर्क नजर आ रहा है, उसमें दरारें नहीं नजर आ रही। दूसरा, जो इनोवेटिव वो प्रचार के माध्यम यूज कर रहे हैं, जो स्लोगन यूज कर रहे हैं, जैसे वो पे सीएम का जो एक वो निकला था चित्र, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ और मैसेज जो था वो पे सीएम वाला कर्नाटक में मैं समझता हूं घर घर पहुंच गया। दूसरी बात ये है कि कर्नाटक का ये जो चुनाव है अब की बार, ये जैसे हम कास्ट इक्वेशंस करके चलते हैं कि ये जाति इसके साथ जुड़ गई, वो जाति उसके साथ जुड़ गई, इस बार ये चुनाव जो है वो एक तरह से कास्ट पे नहीं, क्लास पे चल रहा है। इसमें जो अमीर लोग हैं वो एक तरफ खड़े नजर आते हैं और गरीब लोग एक तरफ खड़े नजर आ रहे हैं, जो सर्वे आए हैं अब तक।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।